Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is anonymization of data. तो हम जानेंगे anonymization of data के बारे में. MeitY has recently released guidelines on AOD for e-governance and mobile security. तो किसने रिलीज किया इस गाइडलाइंस को? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने MeitY ने रिलीज किया है गाइडलाइंस को एनोनिमाइजेशन ऑफ डाटा के लिए, ई गवर्नेंस और मोबाइल सिक्योरिटी के लिए. ये होता क्या है एनोनिमाइजेशन ऑफ डाटा? डाटा एनोनिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग प्राइवेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय इरेजिंग और इनक्रिप्टिव आइडेंटिफायर दैट कनेक्ट एन इंडिविजुअल टू स्टोर डाटा. जो डाटा एनोमाइजेशन होता है ये एक प्रोसेस है प्रोटेक्ट करने का प्राइवेट या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को इरेज करके या इनक्रिप्ट करके आइडेंटिफायर्स को जो कनेक्ट करता है इंडिविजुअल को स्टोर डाटा के लिए. बेनिफिट इसका क्या होता है? एनोनिमाइजेशन ऑफ डाटा मेक्स द डाटा विच इज नो लॉन्गर पर्सनल डाटा सुटेबल फॉर यूज इन रिसर्च एंड डाटा माइनिंग. जो एओडी है ये जो डाटा जो कि अब पर्सनल डाटा नहीं रहा उसको सुटेबल बना देता है यूज के लिए, रिसर्च या डाटा माइनिंग के लिए. यह इनहेंस करता है प्राइवेसी को, कॉन्फिडेंशियलिटी को, इंटेग्रिटी को डाटा का और ऑथेंटिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव. पीआईबी की न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हम जानेंगे इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव के बारे में. CERT in host cyber security exercise synergy for 13 countries as a part of international counter ransomware initiative resilience working group which is being led by India under the leadership of National Security Council Secretariat. तो किसने होस्ट किया है क्या? तो CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया ने होस्ट किया है साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज सिनर्जी को. तो ये क्या है? साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज आपका सिनर्जी इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया है 13 कंट्रीज के लिए. ये पार्ट है इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव रेसिलेंस वर्किंग ग्रुप का जिसको कि लीड किया गया है इंडिया के द्वारा लीडरशिप ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के तौर पे. इसका मकसद क्या है? It aims to exchange best practices among member states to build network resiliency against ransomware and cyber extortion attack. इसका मकसद है कि एक्सचेंज किया जाए जो बेस्ट प्रैक्टिस है मेंबर स्टेट के बीच में ताकि तैयार किया जा सके एक नेटवर्क रेसिलेंसी को रैंसमवेयर और साइबर एक्सटॉर्शन अटैक के खिलाफ. The Indian Computer Emergency Response Team CERT in or ICERT is an office within the Ministry of Electronic and Information Technology of the Government of India. और जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है ये आपका एक ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. इट इज द नोडल एजेंसी टू डील विद साइबर सिक्योरिटी थ्रेट लाइक हैकिंग एंड फिशिंग. और ये नोडल एजेंसी है जो कि डील करता है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से जैसे कि हैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया, अदर इनिशिएटिव फॉर साइबर सिक्योरिटी. इसके अलावा जो इनिशिएटिव लिया गया है साइबर सिक्योरिटी के लिए बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम एड्रेस इंटरनेट एंड साइबर क्राइम बाय हार्मोनाइजिंग नेशनल लॉ. इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू दिस कन्वेंशन. तो जो आपका बुडापेस्ट कन्वेंशन है साइबर क्राइम के लिए ये एड्रेस करता है इंटरनेट और साइबर क्राइम को हार्मोनाइज करके नेशनल लॉ को. इंडिया जो है वह सिग्नेटरी नहीं है इस कन्वेंशन का. इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया का सिग्नेटरी है कि नहीं. साइबर सुरक्षित भारत योजना 2018 इंक्लूड अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन साइबर सिक्योरिटी. जो साइबर सुरक्षित भारत योजना है 2018 का ये इंक्लूड करता है अवेयरनेस प्रोग्राम को साइबर सिक्योरिटी के लिए. साइबर स्वच्छता केंद्र, बॉटनेट क्लिनिक एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर. जो साइबर स्वच्छता केंद्र है इसमें बॉटनेट क्लिनिक और मालवेयर एनालिसिस सेंटर आता है. इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C 2018. जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है I4C 2018 का ये कॉम्बैट करता है साइबर क्राइम को इंडिया पे. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है ये. रैंसमवेयर होता क्या है? तो रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ malware that threaten to publish the victim personal data or permanently block access to it unless a ransom is paid. The example WannaCry, Petya, Locky. रैंसमवेयर एक टाइप है मेलवेयर का जो कि थ्रेट करता है पब्लिक करने का विक्टिम के पर्सनल डाटा को या परमानेंटली ब्लॉक कर देता है उसके एक्सेस को. जब तक कि रैंसम नहीं किया जाता तब तक वो उस चीज को एक्सेस नहीं कर पाएगा. जैसे कि कुछ एग्जांपल हो गया रैंसमवेयर का WannaCry, पेटिया, लॉकी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरोगेट एडवर्टाइजिंग. तो हम जानेंगे सरोगेट एडवर्टाइजिंग के बारे में. सेंटर है डायरेक्टर एडवर्टाइजिंग एजेंसी टू इंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस ऑन सरोगेट एडवर्टाइजमेंट. सेंटर ने डायरेक्ट किया है एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कि वह इंश्योर करे कि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो जो गाइडलाइंस है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को लेकर.
ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेंटर, क्या ऑब्जर्वेशन किया गया था सेंटर के द्वारा, जो कि ये कहा गया, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट मेनी अल्कोहलिक स्पिरिट एंड बेवरेज आर बीइंग एडवर्टाइज्ड अंडर द garb of music CD, club soda and packaged drinking water, whereas chewing tobacco and गुटखा has taken the wheel of phenol and cardamom. ये ऑब्जर्व किया गया कि बहुत सारा जो अल्कोहलिक स्पिरिट है, बेवरेज है, उसको एडवर्टाइज किया जाने लगा म्यूजिक सीडी, क्लब सोडा, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे, और च्यूइंग टोबैको, गुटखा जो है उसको फेनल या कैडेमम के तौर पे अब एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। Surrogate advertising is a form of advertising which is used to promote regulated product like cigarette and alcohol in the disgust of another product. सरोगेट एडवर्टाइजिंग जो है ये टाइप है एडवर्टाइजिंग का, जिसका उपयोग किया जाता है प्रमोट करने के लिए रेगुलेटेड प्रोडक्ट को, जैसे कि सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, डिस्गस्ट ऑफ अनदर प्रोडक्ट यानी दूसरे प्रोडक्ट के आड़ में। इन इंडिया टोबैको प्रोडक्ट एंड अल्कोहल कैन नॉट बी एडवर्टाइज ओपनली अंडर लॉ लाइक सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003 which banned all kind of direct and indirect advertisement of tobacco product. To circumvent them, surrogate advertising is done. भारत में टोबैको प्रोडक्ट और अल्कोहल जो है उसका आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते ओपनली, क्योंकि जो लॉ है आपका सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003 इसके कारण, जो कि बैन करता है सारे काइंड ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट को टोबैको प्रोडक्ट के लिए। इसको सर्कमवेंट करने के लिए सरोगेट एडवर्टाइजिंग किया जाता है। The Central Consumer Protection Authority has come up with the guidelines for prevention of misleading advertisement and endorsement of misleading advertisement 2022। और जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो आए हैं गाइडलाइंस के साथ प्रिवेंट करने के लिए मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और इंडोर्समेंट, जो कि मिसलीड एडवर्टाइजमेंट 2022 के अंतर्गत आता है। दिस ऑल्सो बैन सरोगेट, ये जो है बैन करता है सरोगेट को भी। इसमें पेनल्टी का प्राविधान है, तो क्या है पेनल्टी वो हम समझते हैं। Is prescribed monetary penalty to the tune of rupees 10 lakh for the first offence, which can go up to rupees 50 lakh for subsequent offence, and imprisonment of up to 2 years under section 89 of the act। इसमें प्रिस्क्राइब किया गया है कि मॉनेटरी पेनल्टी होगा 10 लाख का पहले बार ऑफेंस के लिए, जो कि 50 लाख तक हो सकता है अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस होता है तो, और इम्प्रिजनमेंट 2 साल का अंडर सेक्शन 89 के अंतर्गत इस एक्ट का। नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का, इट वायलेट द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ नेगेटिव इफेक्ट एंड द राइट टू बी सेफगार्डेड अगेंस्ट पोटेंशियली अनसेफ प्रोडक्ट। ये वायलेट कर रहा है जो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है नेगेटिव इफेक्ट का, राइट टू बी सेफगार्डेड अगेंस्ट पोटेंशियली अनसेफ प्रोडक्ट का जो अधिकार है उसको ये वायलेट करता है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो आपका है, इसके बारे में भी हम जान ले। इट इज ए रेगुलेटरी बॉडी स्टैब्लिश इन 2020 बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 एंड वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया है 2020 में, जो कि बेस्ड है प्रोविजन के अंतर्गत कंज्यूमर प्रोविजन एक्ट 2019, और ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्राइम्स इन इंडिया, एनसीआरबी। तो जो क्राइम्स इन इंडिया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डाटा है उसको हम जानेंगे, पहले भी कंसीडर कर रखा है, कुछ जो पॉइंट्स बच गए थे उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो साइबर क्राइम इंक्रीजिंग ट्रेंड, इंडिया रिपोर्टेड ओवर 50,000 केसेस इन 2021 एंड इंक्रीज ऑफ नियरली 6% ओवर 2020। इंडिया में रिपोर्ट किया गया 50,000 केसेस 2021 में साइबर क्राइम का, जो कि नियरली 6% इंक्रीज है अगर हम कंपेयर करें 2020 से। तो मैक्सिमम केसेस जो था आपका वो तेलंगाना, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र था। प्रीवियसली द रिपोर्ट हैड हाईलाइटेड ओवरऑल क्राइम इन इंडिया इंक्रीज बाय 7.6%। तो प्रीवियस जो रिपोर्ट था इसने हाईलाइट किया था कि जो ओवरऑल क्राइम है इंडिया में वो बढ़ा है आपका 7.6%। द इंक्रीज इन वायलेंट क्राइम एंड सुसाइड इन 2021 पॉइंट टू द इनडायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द पेंडेमिक। और जो इंक्रीज हुआ था वायलेंट क्राइम का, सुसाइड का 2021 में, ये पॉइंट करता है ये इनडायरेक्ट कंसिक्वेंस था पेंडेमिक का। डेथ ड्यू टू सुसाइड इन 2021 12 पर 1 लाख पीपल वाज द हाईएस्ट इन द लास्ट 5 ईयर। जो डेथ था सुसाइड के कारण 2021 में वो 12 पर 1 लाख पीपल था, जो कि हाईएस्ट है लास्ट 5 ईयर का। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन पासेस प्री पेंडेमिक लेवल 2021 रिपोर्टेड 1.49 लाख सच केसेस। जो क्राइम था चिल्ड्रन के खिलाफ वो पास कर गया प्री पेंडेमिक लेवल को भी, रिपोर्ट किया गया 1.49 लाख इस टाइप के केस को। डेथ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट इंक्रीज बाय 14.3%। और जो डेथ था रोड ऑक्सीजन के कारण इसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है 14.3% की। CRIMAC, launched in 2020, is the central government online platform meant to share information and coordinate action among law enforcement agencies on the serious criminal incident, including human trafficking।
जो आपका क्रीमैक है इसको लॉन्च किया गया था 2020 पे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कब लॉन्च किया गया, क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लॉन्च किया गया 2020 में। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं एक्शन को लेकर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ सीरियस क्रिमिनल इंसिडेंट में, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मैटर हो गया। ये सब इश्यू क्या है, बहुत सारे स्टेट जो है उन्होंने अपडेट नहीं किया है, ना ही रिपोर्ट किया है जीरो अलर्ट को क्रीमैक में। इसको रन किया जाता है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएमआई। तो हम जानेंगे पीएमआई के बारे में। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिकॉर्डेड द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडक्शन एक्सपेंशन इन 9 months in November with the survey which ISS मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें रिकॉर्ड किया गया है स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडक्शन एक्सपेंशन देखा गया है 9th month में, नवंबर में। ये जो सर्वे बेस्ड आईएसएस मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, इसमें ये पाया गया है। ये पीएमआई होता क्या है? इट इज अ सर्वे बेस्ड मेजर दैट आस्क द रिस्पोंडेंट अबाउट चेंजेस इन देयर परसेप्शन ऑफ की बिजनेस वेरिएबल एज कंपेयर विद द प्रीवियस मंथ। ये एक सर्वे है जो कि बेस्ड है मेजर्स के ऊपर, जो कि कहता है इसके रिस्पोंडेंट को कि वो चेंजेस करे परसेप्शन में की बिजनेस वेरिएबल का कंपेयर करके प्रीवियस मंथ से। जो लेटेस्ट पीएमआई प्रिंट है ये बेस्ड है आपका सर्वे रिस्पांस के ऊपर, जिसको कलेक्ट किया गया था नवंबर 12 से 24 के दौरान परचेजिंग मैनेजर के लिए अराउंड 400 मैन्युफैक्चरिंग फर्म का। इंपॉर्टेंस इसका क्या है, ये एक प्रिवेलिंग डायरेक्शन देता है इकोनॉमिक ट्रेंड का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्टेड एरिया। तो हम जानेंगे ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में। इंडिया एंड नेपाल एग्रीड टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन थ्रू शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, रिस्टोरेशन ऑफ कॉरिडोर एंड इंटरलिंकिंग एरिया। इंडिया और नेपाल तैयार हो गया है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। वो शेयर करेंगे अपने नॉलेज को, बेस्ट प्रैक्टिसेस को, रिस्टोर करेंगे कॉरिडोर को और इंटरलिंकिंग एरिया को। तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्टेड एरिया होता क्या है? So a transboundary protected area is an ecologically protected area that spans the boundaries of more than one country or subnational entity. जो ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्टेड एरिया होता है ये एक इकोलॉजिकली प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो कि फैला होता है बाउंड्रीज में एक से अधिक कंट्री के या सब नेशनल एंटिटी के। इंडिया जो है वो शेयर करता है ट्रांस प्रोटेक्शन एरिया जो है आपका नेपाल के साथ। कौन कौन से एरिया के लिए? कंचनजंगा कंजर्वेशन एरिया, तेराई आर्क लैंडस्केप, सेकेंड हिमालयन लैंडस्केप जिसमें नेपाल, सिक्किम, भूटान आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन हाउस गैस एंड सी लेवल रीच रिकॉर्ड हाई इन 2021। जो ग्रीन हाउस गैस है और जो सी लेवल है वो रिकॉर्ड हाई हुआ है 2021 में। समझेंगे हम इसको। एज पर द NOAA रिपोर्ट द नंबर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर वाज 414.7 पार्ट पर मिलियन in 2021 which is 2.3 पार्ट हायर देन इन 2020। जो NOAA का रिपोर्ट है उसके अनुसार जो नंबर है ग्रीन हाउस गैसेस का एटमॉस्फेयर में वो 414.7 पार्ट पर मिलियन है 2021 में, जो कि आपका 2.3 पार्ट हायर है 2020 के कंपैरिजन में। अदर क्या की फाइंडिंग है इस रिपोर्ट में? सी लेवल रोज फॉर द 10th year in a row. They reached a new record of 8 inches, 3.8 above the average for 1993 when satellite measurement began. जो सी लेवल है वो रोज किया है 10th year लगातार। ये रीच किया एक नया रिकॉर्ड 8 इंचेस का अबव एवरेज से 1993 से जब सैटेलाइट मेजरमेंट स्टार्ट किया गया था। ट्रॉपिकल स्टॉर्म विच इंक्रीज एट द अर्थ वार्म स्पाइक इन 2021, सुपर टाइफून राई विच किल्ड नियरली 400 पीपल्स इन फिलीपींस इन दिसंबर। जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म था ये भी इंक्रीज हुआ है जैसे जैसे अर्थ वार्म हो रहा है 2021 में। जैसे जो ट्रॉपिकल टाइफून आया था आपका टाइफून राई, जिसके कारण 400 पीपल की मृत्यु हुई थी फिलीपींस में। ये ट्रॉपिकल कहाँ पे आया था? टाइफून राई आपका फिलीपींस में। जो प्री मैच्योर ब्लूमिंग हो रहा है चेरी ट्रीज का क्योटो जापान पे पहली बार हुआ है 1409 के बाद। ये जो इंसिडेंस है वाइल्ड फायर का जो कि बढ़ोतरी इसमें देखा गया है। रीजन इन सब के पीछे क्या है? द राइज इन ग्रीन हाउस गैस लेवल हैज बीन ड्यू टू ईजिंग फॉसिल फ्यूल एमिशन लास्ट ईयर एज मच ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी हैज स्लोड शार्पली ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। जो राइज हुआ है ग्रीन हाउस गैस के लेवल का क्योंकि जो ईज किया गया फॉसिल फ्यूल एमिशन का लास्ट ईयर, जो ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ था इसको बूस्ट करने के लिए कोविड-19 पैंडेमिक के बाद, जिसके कारण ये लेवल बढ़ा है। हम जानेंगे यूनाइटेड स्टेट नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के बारे में क्योंकि रिपोर्ट इसके द्वारा रिलीज किया गया है। तो ये अमेरिकन साइंटिफिक एंड रेगुलेटरी एजेंसी है जो कि प्रेडिक्ट करता है चेंजेस को क्लाइमेट, वेदर, ओशियन, कोस्ट और शेयर करता है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को दूसरे के साथ, कंजर्व और मैनेज करता है कोस्टल मैराइन इकोसिस्टम और उसके रिसोर्स को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉक्सी ऑक्सीजन ऑन मार्स। तो हम जानेंगे मॉक्सी ऑक्सीजन ऑन मार्स के बारे में। मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जिसको कि शॉर्टली हम मॉक्सी कहते हैं, इसने प्रोड्यूस किया है पहला इंस्टेंस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के लेके प्लेनेट के एटमॉस्फेयर का, ताकि पूरा किया जा सके ह्यूमन के नीड को।
MOXIE. It was sent by NASA on the Perseverance and made by the Massachusetts Institute of Technology. इसको किसके द्वारा भेजा गया था? तो नासा के द्वारा Perseverance में, और इसको बनाया गया था मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये काम कर रहा है एक ट्री स्प्लिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर, जो कि एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से और प्रोड्यूस करता है प्योर ऑक्सीजन को। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये प्रोड्यूस करता है 6 ग्राम ऑक्सीजन पर आवर, जो कि सिमिलर है मॉडरेट साइज ट्री के जैसा। इसके वर्किंग की अगर हम बात करें तो इनसाइड MOXIE मार्शियन एयर इज फर्स्ट फिल्टर इन एंड प्रेशराइज। इट इज देन थ्रू द सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली स्प्लिट द कार्बन डाइऑक्साइड एयर इनटू ऑक्सीजन आयन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जो MOXIE है उसके इनसाइड मार्शियन एयर को पहले फिल्टर किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, उसके बाद इसको भेजा जाता है सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर सॉक्स के पास, जहां पे इलेक्ट्रोकेमिकली इसको स्प्लिट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर और ऑक्सीजन आयन पे और कार्बन मोनोऑक्साइड पे। ये जो ऑक्सीजन आयन होता है इसको आइसोलेट किया जाता है, रिकम्बाइन किया जाता है ब्रीथेबल मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के तौर पे। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो जो प्रोजेक्ट है उसको बढ़ाया जा सकता है, ह्यूमन मिस का जो मिशन है उसको कंटिन्यू करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन को, जो रेट है सेवरल 100 ट्रीज का। इस स्केल में ये फ्यूल करेगा रॉकेट को वापस लाने में, एस्ट्रोनॉट को घर वापस लाने में काफी मदद करेगा। ये आप देख सकते हैं ये कैसे काम करता है। थर्मल और मैकेनिकल इंटरफेस MOXIE चैसिस ऑक्सीजन प्लांट हो गया, इसमें इंटेक किया गया मास एटमॉस्फेयर को, CO2 को एक्सपोज किया गया, कंप्रेस किया गया, O2 का प्रोडक्शन हुआ सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से, कंपोजिशन मेजरमेंट हुआ और एग्जॉस्ट O2, CO और CO2 हुआ। ये आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से। That's all from डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.